हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आज से लेकर के हमारे सीएमए इंटर एंड फाइनल के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। ये वीडियो हम लोग लेकर के आए हैं जो आपका पेपर नंबर 13 है सीएमए फाइनल के अंदर। आज पेपर नंबर 13 लॉ का एग्जाम था आप लोग का। इस वीडियो के अंदर हम लोग सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बार क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि क्या पॉसिबल आंसर्स इसमें हो सकते हैं, क्या रिकमेंडेड आंसर्स हो सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग आज के पेपर के। वैसे अगर हम इस पेपर का पूरा एनालिसिस करें तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसमें नहीं थे। देखिए, एक केस स्टडी क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर हमेशा आता ही आता है जिसमें से हमें 4 एमसीक्यू के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड वो थोड़ा सा ट्रिकी जरूर था, कंफ्यूजिंग जरूर था। बाकी उसके अलावा बाकी सारे एमसीक्यूज जो हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में कवर कर रखे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूं, यूजुअली हम लोग जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उसके अंदर ज्यादा केस स्टडी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं एज कंपेयर टू इंटर। फाइनल के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जाते हैं, बट इस बार एक हमारे पास केस स्टडी क्वेश्चन है, बाकी सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। हाँ, दिखने में एक दो क्वेश्चंस ऐसे लग रहे हैं कि वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट देन अगर हम उसके नीचे जाके देखें तो क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पूछ रहा है हमसे कि रिक्वायरमेंट्स बतानी है या प्रोसीजर्स बताने हैं। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से आंसर्स देख लेते हैं ताकि आप भी एक इवैल्यूएशन, रफ इवैल्यूएशन लगा पाए कि आपके आंसर्स इसमें कैसे रहेंगे। ओके, स्टार्टिंग विथ सबसे पहले कंपल्सरी हमारे पास ये एमसीक्यूज वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, इसके अंदर एक डायरेक्टर है मिस्टर एक्स इस कंपनी के अंदर। इस डायरेक्टर ने कुछ अल्ट्रा वायर्स एक्ट किए हैं, राइट। तो ये जो अल्ट्रा वायर्स इसने एक्ट किए हैं उसमें इसने क्या क्या चीजें करी हैं वो एक बार देख लीजिए। एक तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जो अल्ट्रा वायर्स है, अल्ट्रा वायर्स टू मेमोरेंडम है। दूसरा, इससे बोरोइंग्स ली है, ये है आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग बोर्ड का अप्रूवल लेना चाहिए था बट इसने बोर्ड का अप्रूवल नहीं लिया, तो ये एक्ट भी इसके लिए क्या है, अल्ट्रा वायर्स है। ड्यूरिंग द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जब प्रोस्पेक्टस इशू हुआ उसके अंदर भी मिस स्टेटमेंट्स डाले गए हैं, फॉल्स स्टेटमेंट्स डाले गए हैं और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इनको स्यू करने जाते हैं। 12% होल्डिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की है। ठीक है, क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, what is the validity of real estate contract entered into by Mr. X? Mr. X ने जो real estate contract enter किया है उसका वैलिडिटी पूछ रहे हैं, तो void है, void ab initio है, क्या है वो हमें बताना है। देखिए, इसके अंदर एक चीज ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा ये void ab initio है, ये इसका करेक्ट आंसर है। रीजन बीइंग, इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज में इनका बिजनेस एक्टिविटी कुछ और लिखा हुआ है और ये काम कौन से करने जा रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स आप एंटर कर रहे हो रियल एस्टेट के। तो बेसिकली जब भी कोई भी अल्ट्रा वायर्स एक्ट होता है, अल्ट्रा वायर्स टू द मेमोरेंडम, हम उनको रैटिफाई नहीं कर सकते। देखो, एओए का अल्ट्रा वायर्स होता तो हम रैटिफाई कर लेते उसको, लेकिन यहाँ पे इसका रैटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो मिस्टर एक्स ने एक्ट किया है, दिस एक्ट इज void ab initio. Next, second question, is the company liable to repay 50 lakh loan taken by Mr. X? यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा है, उस डॉक्ट्राइन के हिसाब से कंपनी लायबल होती है क्योंकि ये डॉक्ट्राइन आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट कर रही है और ऊपर इसमें एक लाइन क्लियरली लिखी हुई है कि बैंक को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यस, क्योंकि कंपनी लायबल होती है तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के हिसाब से कंपनी लायबल है, 50 लाख रुपीस पे करने के लिए लायबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं हम लोग। थर्ड थर्ड कहता है कि व्हाट इज द लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। जो प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट हुआ है उसकी लायबिलिटी ओनली सिविल ओनली क्रिमिनल ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसका सी करेक्ट आंसर रहेगा। सिविल क्रिमिनल दोनों लायबिलिटी रहेगी कंपनी के ऑफिसर्स पे क्योंकि उनको हम ऑफिसर इन डिफॉल्ट कंसिडर करते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, तो इसलिए सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कैन माइनॉरिटीज जिनका होल्डिंग कितना है, 12% है, अप्लाई फॉर द रिलीफ अगेंस्ट ऑपरेशन। अब ऑपरेशन के लिए हम जो एप्लीकेशन फाइल करते हैं वो हम एप्लीकेशन कौन से सेक्शन में फाइल करते हैं, सेक्शन 244। 241 में तो ग्राउंड्स दे रखे हैं एप्लीकेशन फाइल करने का, कौन कौन कर सकता है, बस इतना है। बट एक्चुअली जो राइट टू अप्लाई है, इफ यू रिमेंबर, हम लोग ये चीज 244 में पढ़ते हैं। अच्छा, 244 के हिसाब से कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मिनिमम इसमें ये बताया गया है कि 100 मेंबर होने चाहिए या फिर इतने मेंबर्स जिनकी होल्डिंग कितनी है, 10%, दोनों में से विच एवर इज लेस। और ये हमारा क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम का क्राइटेरिया है। ओके,
यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है कि ट्रिब्यूनल की परमिशन से हम अंडर सेक्शन 244 ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि 12% की होल्डिंग है, 10% यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लाई हो रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज पे चलते हैं। इसके अंदर ये क्वेश्चन है, अब वो 4 क्वेश्चंस हमारे इससे रिलेटेड थे, केस स्टडी से रिलेटेड थे, ये सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। फिफ्थ क्वेश्चन सेज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी शैल बी। कौन होता है? बहुत ही मतलब बच्चों जैसा क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा क्योंकि ये स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कर रहे हैं। सिक्स्थ केस में नॉर्मल कोर्स बोर्ड रिपोर्ट इज साइन बाय। अच्छा, बोर्ड रिपोर्ट कौन साइन करता है? इसमें चेयरमैन साइन करेगा अगर वो ऑथराइज्ड है तो, अगर ऑथराइज्ड नहीं है तो फिर 2 डायरेक्टर्स, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, वन ऑफ होम शुड बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखो दे रखा है चेयरमैन विदाउट अथॉरिटी, चेयरमैन विद अथॉरिटी, एमडी या एनी डायरेक्टर। योर करेक्ट आंसर शुड बी बी, चेयरमैन विद अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड, क्योंकि चेयरमैन अगर ऑथराइज्ड है तो वो इसमें साइन करता है। यदि ये नहीं होता तो 2 डायरेक्टर्स जिसमें से एक होता एमडी। ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं पूछा, जनरल है, तो इसका करेक्ट आंसर वुड बी बी, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 7th क्वेश्चन। अंडर आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के हिसाब से इन्होंने पूछा है कि अगर एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिक्वेस्ट किया गया है तो सीआईआरपी को कितने दिन में मैक्सिमम कंप्लीट करना चाहिए। देखो टाइम ड्यूरेशन वैसे इसमें क्या दे रखा होता है, आईबीसी के अंदर हमें ओरिजिनल ड्यूरेशन 180 डेज का प्रिस्क्राइब किया गया है। अगर आपको एक्सटेंशन मिलता है तो 90 डेज एक्सटेंशन मिलेगा, तो ये करके टोटल कितना होता है? 270 दिन, है ना, 270 डेज। लेकिन हम कहते हैं कि क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग्स में टाइम लग सकता है तो मैक्स टू मैक्स कितना टाइम ले लेना? 330 दिन का टाइम ले लेना। ठीक है, 330 डेज हमें यहाँ प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो हम इसके अंदर आंसर क्या सिलेक्ट करेंगे? 270 डेज सिलेक्ट करेंगे। 180 मत करना क्योंकि एक्सटेंशन क्लियरली ऊपर लिखा हुआ है कि एक्सटेंशन सीक कर रहे हैं। 120, 240 ऐसा कोई प्रोविजन कहीं पे भी नहीं दे रखा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये हुआ। नेक्स्ट, इसमें 8th क्वेश्चन ट्रिकी है काफी। क्लॉज 49A है, which was first major compliance requirement of corporate governance for the listed companies was based on the recommendations of, okay, committees के हिसाब से पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे क्लॉज 49A डाला गया था जो कि फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स लेकर के आया था। देखो इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा कुमार मंगलम बिरला कमेटी, ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं नारायण मूर्ति को करना है या फिर इसमें करना है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है दोनों जने। ठीक है, मैं बताऊं, कुमार मंगलम बिरला अगर फर्स्ट टाइम रेकमेंडेशंस जिसने दिए थे वो कमेटी थी हमारी कुमार मंगलम बिरला। दूसरी चीज, सेकेंड टाइम इसी को थोड़ा और रिफॉर्म करने के लिए जो सेकेंड टाइम कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी वो नारायण मूर्ति कमिटी थी। इसीलिए कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट टाइम क्लियरली क्वेश्चन में ये वर्ड बोला गया है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कुमार मंगलम बिरला कमिटी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following would not amount to a sustainable development activity? इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं है? तो पैडी कल्टीवेशन करके एक ये ऑप्शन है हमारे पास, ये इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मोड नहीं माना जाता है। रीजन बीइंग इसमें बहुत ज्यादा वाटर कंजम्पशन होता है, ग्राउंड वाटर लेवल्स डिप्लीट हो जाते हैं, इस वजह से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स नहीं है ये। 10th, a process undertaken to elicit demand and assess the price for determination of the quantum या value of specified securities is known as। देखो इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके हम मार्केट में सिक्योरिटीज का प्राइस या क्वांटिटी डिसाइड करते हैं? तो बिडिंग प्रोसेस फॉलो होता है जब भी हम आईपीओ लेकर के आते हैं। करेक्ट आंसर बुक बिल्डिंग प्रोसेस। लॉक इन, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, ये तो बिल्कुल ही ऑड वन आउट चीजें दे रखी है इन्होंने यहाँ पे, ये तो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं और ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। प्रोसेस बुक बिल्डिंग है, सी वुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, 11th पॉइंट पे चलते हैं, 11th क्वेश्चन पे। विद रिस्पेक्ट टू, ये इनसाइडर ट्रेडिंग की रेगुलेशंस है जो हम लोग को यहाँ पे दे रखी है। ये पूछ रहे हैं फॉलोइंग में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है?
तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे बी होगा। यूपीएसआई में बी कम्युनिकेटेड ओनली फॉर लेजिटिमेट पर्पसेस, ये कीवर्ड है, मैंने कहा था क्लास में, अच्छे से लर्न कर लेना। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, लीगल ऑब्लिगेशन, सिर्फ इन्हीं पर्पसेस के लिए हम यूपीएसआई कम्युनिकेट कर सकते हैं। यूपीएसआई क्या है? अनपब्लिश्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो ये हमें ऐसे ही डिस्क्लोज करनी है। इसके अलावा हम और किसी केस में इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टेक ओवर ऑफ वन कंपनी बाय अनदर कंपनी ऑपरेटिंग इन टोटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग अलग इंडस्ट्रीज में दो कंपनीज हैं, और अगर वो उनका आपस में टेक ओवर, एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर कर रही है कंप्लीटली फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट टेक ओवर। ये बाकी सारे जो है ये इसमें कवर नहीं होते। कॉन्ग्लोमरेट टेक ओवर इसका करेक्ट आंसर। हमने कॉम्पिटिशन एक्ट जब पढ़ा था तब हमने ये सारी चीजें पढ़ी है वहां पे, है ना। ओके, अंडर सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 6 में, बैंकिंग कंपनी में engage in which of the following activities in addition to their banking business, बैंकिंग बिजनेस के साथ साथ वो और किस किस बिजनेस में एंगेज हो सकती हैं? करेक्ट आंसर सब है, ऑल ऑफ द अबव। ये गवर्नमेंट के लिए एजेंट के तौर पे एक्ट करती हैं, ट्रस्ट एग्जीक्यूट अंडरटेक करते हैं, और प्रॉपर्टीज जो है वो भी ये सेल करती ही हैं। ऑफ कोर्स इनका रिकवरी का काम रहता है, तो इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ यूनिट हैज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, थोड़ा केस स्टडी जैसा बनाया है इस क्वेश्चन को। अगर प्लांट एंड इक्विपमेंट में इनका इन्वेस्टमेंट 130 करोड़ है, टर्नओवर 510 है, इनमें से कौन से सेक्टर में हम उसको क्लासिफाई करेंगे? माइक्रो, मीडियम, स्मॉल, किस में डालना है? देखो, अगर हम रिसेंटली जो इनकी लिमिट्स अमेंड हुई है, लास्ट 2025 में अमेंडमेंट इसमें आया है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो मीडियम एंटरप्राइज भी होती है ना लास्ट, इसका भी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रहता है? जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इसमें वो रहती हैं 125 सीआर तक, अप टू 125 सीआर, ठीक है। और यही हम अगर इनकी टर्नओवर की लिमिट्स बात करें तो ये रहती है मैक्सिमम 500 सीआर तक। अब देखो दोनों ही लिमिट्स जो हैं वो यहाँ पे इसमें फॉल नहीं करी, 130 इसको एक्सीड कर रहा है, 510 भी इसको एक्सीड कर रहा है, तो ये मीडियम तो, माइक्रो स्मॉल तो बिल्कुल ही नहीं है, मीडियम भी नहीं है, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव, डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, लास्ट पे चलते हैं। आईटी एक्ट के हिसाब से इन्होंने पूछा है कि इसमें से कौन सा साइबर क्राइम या साइबर ऑफेंस माना जाता है? टैंपरिंग कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, इनके साथ छेड़छाड़ करना, डेटा ऑल्टरेशन, हैक करना कंप्यूटर को, या फिर कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच करना, ये सारे ही ऑफेंसेस माने जाते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 15 एमसीक्यूज हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले 4 थे जो केस स्टडी से पूछे गए थे, और बाकी ये सारे इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज हैं। आई होप आपके सारे सही है, तो बहुत ही अच्छी बात है, मेजॉरिटी तो सही होने ही चाहिए, एटलीस्ट ये वाले तो सारे डायरेक्ट हैं, सही होने चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट इस पे, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें सेक्शन बी के अंदर, और ये क्वेश्चंस इसमें जो भी हैं आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं एटलीस्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2A, एक्सप्लेन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। एकदम आसान क्वेश्चन है, डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होता है, पेमेंट कैसे होता है, मैंने पूरा टाइमलाइंस का चार्ट बनवा रखा है तुम लोगों को, बस वही प्रोविजंस हैं जो इसके अंदर कोड करने, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 2 का बी, critically examine restrictions, compliances relating to holding office in more than one company by a KMP under 203, section 203 का KMPs का है। KMPs एक से ज्यादा कंपनी में ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, KMP की तरह एक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपको वो सब चीजें एक्सप्लेन करनी है, इसमें एग्जाम्पल के साथ इलस्ट्रेट करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी हमने पढ़ा है। थर्ड क्वेश्चन, ओके, अब ये क्वेश्चन जो है ये केस स्टडी क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा मिनिमाइज कर देती हूँ इसको। ये हमारा क्वेश्चन जो है ये है केस स्टडी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का ए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, मिस्टर आर एक शेयर होल्डर है अल्फा लिमिटेड के अंदर, और इस कंपनी ने सब नोटिस सबमिट किया है प्रपोजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर एस एज अ डायरेक्टर। एस का अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं
हु शैल नॉट बी लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, ये रोटेशन से रिटायर नहीं हो सकता है, अलॉन्ग विद द नोटिस इससे 1 लाख रुपए जमा कर दे। ठीक है, अब समझ रहे हो यहाँ पे कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है हमारा। यहाँ हम लोग सेक्शन 160 पढ़ते हैं, और सेक्शन 160 में इफ यू रिमेंबर हम क्या पढ़ते हैं, ये है राइट ऑफ पर्संस अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर्स टू अप्लाई फॉर द डायरेक्टरशिप। जो डायरेक्टर पिछले साल से हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं या रिटायरिंग डायरेक्टर्स नहीं हैं, उनके अलावा किसी स्ट्रेंजर को हम अपॉइंट कर रहे हैं डायरेक्टरशिप के लिए, उसके प्रोविजंस हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं, वैलिडिटी बतानी है कि ये 3 प्रपोजल्स वैलिड है या नहीं है। अल्फा लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट हैज बीन ड्यूली इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रपोजल। जब गवर्नमेंट कंपनी और तुमने उसको प्रपोजल ये इन्फॉर्म भी कर रखा है, नोटिस दे रखा है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम वैलिड है। ठीक है, तो ये क्योंकि इसके अंदर देखो एक चीज ये भी होती है, सेक्शन 160 में हमें नोटिस देने की रिक्वायरमेंट होती है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनके लिए ये रिक्वायरमेंट एग्जेम्प्टेड है, नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनीज है। तो बिकॉज ऑफ विच नॉट एप्लीकेबल है, इन्होंने प्रपोजल इन्फॉर्म किया है, कंप्लीटली वैलिड है। नेक्स्ट, सेकंड के अंदर AOA stipulates that directors are to be elected by ballot। अब आपका AOA ये चीज प्रिस्क्राइब कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो यहाँ पे भी ये प्रपोजल एकदम वैलिड है, बिकॉज योर AOA कैन प्रिस्क्राइब एनी मेथड फॉर वोटिंग, बैलेट का मेथड ये प्रिस्क्राइब कर सकता है। ओके, नेक्स्ट की हम बात करें, कंपनी ने नोटिस इशू किया कैंडिडेचर का सिर्फ एक न्यूज़पेपर में 7 डेज प्रायर। मैंने तुम लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से बताई है, सेबी के अंदर 3 न्यूज़पेपर्स में हमेशा इंटीमेशन जाता है। कंपनीज एक्ट किसी भी चीज के लिए अगर न्यूज़पेपर इंटीमेशन की बात करते हैं तो वो हमेशा 2 न्यूज़पेपर्स रहते हैं। ठीक है, इधर हम लोगों को 2 न्यूज़पेपर में ये नोटिस डालना चाहिए था, एक हमें इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर में डालना था, प्लस एक हम लोगों को ये रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में डालना है। रीजनल वाला तो इन्होंने डाल दिया, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज वाले में नहीं डाला, देयरफॉर जो ये वाला इनका प्रपोजल है ये क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3A ये इसके करेक्ट आंसर्स हैं। ये एक केस स्टडी क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, बस यही केस स्टडी क्वेश्चन है, बाकी तो और सारे आपको सिर्फ दिखने में लगेंगे केस स्टडी है, लेकिन उनमें नीचे डायरेक्ट क्वेश्चन है। बी, इस क्वेश्चन को भी देख के स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि केस स्टडी है, बट नहीं। देखो, पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट स्टैट्यूटरी डायरेक्टर। AGM के अंदर अब तुम्हें ये सब प्रोविजंस ऑडिटर्स के बारे में है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो, आउटलाइन द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स। कौन सा सेक्शन, 139 बताना है यहाँ पे। टेन्योर ऑडिटर्स का और रोटेशन के प्रोविजंस ये भी सब हम लोगों ने पढ़े हैं, इसी के अंदर दे रखा है। रोटेशन का क्राइटेरिया है कि कौन कौन सी कंपनीज में रोटेशन होगा। इंडिविजुअल ऑडिटर 5 साल का एक टर्म सर्व करता है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स जो है वो 5 ईयर के 2 टर्म सर्व करेंगे। ठीक है, बस आपको ये बताना है। कूलिंग पीरियड 5 ईयर्स, ये आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड, डिस्क्वालिफिकेशंस सेक्शन 141(3) ये आपको इसमें मेंशन करना है। ठीक है, दैट्स इट, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4A। क्वेश्चन नंबर 4A, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये कन्वर्जन का। क्वेश्चन नंबर 4 का B, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, इसका पूरा प्रोसीजर ये भी हम लोगों ने अच्छे से फ्लो चार्ट्स बना के लिखा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 5A, बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट्स के ऊपर है, कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑथेंटिकेशन करते हैं, साइनिंग कौन करेगा, ROC के पास फाइल करना, AOC 4 और ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमें बतानी है। 5 का B, ये क्वेश्चन भी दिखने में ऐसा लग रहा है कि केस स्टडी क्वेश्चन है, लेकिन ये केस स्टडी नहीं है। A company ABC Limited defaulted on repayment of a large debt to its financial creditors. Creditors filed an application before NCLT. Discuss the statutory provisions, CIRP का, ड्यूटीज बतानी है RP की, प्रोसेस ऑफ अप्रूवल, ये पूरा आपको CIRP का प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वाला है तो सेक्शन नंबर याद है ना, सेक्शन 7 कोट करेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन 6A, CSR क्रूशियल रिक्वायरमेंट है, CSR कमिटी के ड्यूटीज फंक्शन, सेक्शन 135 का एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ पूछा है। मेरे अकॉर्डिंग पेपर थोड़ा सा लेंदी जरूर है, बिकॉज एक ही 7 मार्क क्वेश्चन में इन्होंने काफी सारी डिटेल्स इसमें हमसे मांगी है,
यहाँ पे हम लोग बात करें तो पेनल्टीज हैं और इसके अंदर ऑफेंसेस वगैरह डिस्कस करने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। 7th का ए पीआईटी, इसमें यूपीएसआई कैसे कम्युनिकेट होता है, कैसे प्रोहिबिशंस है, वो डिस्कस करनी है हमें। 7th का बी फेमा, इन्वेस्टमेंट रूट, सेक्टोरल कैप, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ये सारा पूरा इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमें एक्सप्लेन करना है। 8th का ए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड की प्रोविजंस, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई का हमें रोल बताना है, कंपटीशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स और की प्रोविजंस बताने, ठीक है। ये हमने मॉक टेस्ट के अंदर भी क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को। इसके अलावा सारफेसी एक्ट के अंदर इसका हमें एप्लीकेबिलिटी बताना है और राइट्स जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास अवेलेबल है, ये सारी चीज हम लोग को इसमें बतानी थी। तो मेरे हिसाब से तो पूरा पेपर तुम लोगों का डायरेक्ट आया है, इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल पेपर का नहीं रहा है। एक केस स्टडी क्वेश्चन जो हम लोग नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 से 4 केस स्टडी क्वेश्चंस हर अटेम्प्ट में आते हैं, बट इस बार सिर्फ एक केस स्टडी डिस्क्रिप्टिव में मिला और एक हमें एमसीक्यूज में मिला, जिसमें से 4 क्वेश्चंस आ रहे थे। ओके, सो आई होप आप लोगों के मैक्सिमम नंबर ऑफ आंसर्स इसमें से करेक्ट है और आज का एग्जाम जैसा भी हुआ है आपको इसका स्ट्रेस नहीं लेना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्स पे आप अपना फोकस रखेंगे, उसमें डिमोटिवेट नहीं होना है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्दर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।